गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्या हाल चाल है? बढ़िया। ओके, तो कल तक हमने क्या पढ़ लिया था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ ली है। पोटेंशियल कैलकुलेट किया है हमने पॉइंट चार्ज के लिए, इसका फॉर्मूला आया था KQ/R, और डायपोल के लिए भी हमने निकाल दिया था इक्वेटोरियल लाइन पर भी और एक्सियल लाइन पर भी। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये इतना कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया। उसी के साथ साथ हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और एनर्जी क्या थी? वर्क डन की इक्वल थी, जो कि हम एक चार्ज में या कहो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी अनदर चार्ज को लेके आएंगे, ठीक है। तो वो 2 चार्ज सिस्टम की एनर्जी निकल के आई थी जो हमने कल कैलकुलेट की थी। अब बाई चांस 2 से ज़्यादा हो, मोर देन 2 चार्जेस हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, एन चार्ज सिस्टम हो, तब उसकी एनर्जी कितनी होगी वो और कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहले उसी को कैलकुलेट करते हैं हम। तो हमें चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, पहले हम 3 चार्ज सिस्टम की बात कर रहे हैं, ऑफ 3 चार्ज सिस्टम। हमारे पास 3 चार्जेस हैं, ठीक है। तो 3 चार्जेस हैं, तो देखो सबसे पहले प्रोसीजर समझना, वही न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, वो कई न्यूमेरिकल में यूज नहीं करेंगे मुझसे डायरेक्ट, हम इसका प्रोसीजर ही यूज करेंगे जहां भी यूज करेंगे। तो हमारे पास 3 चार्ज सिस्टम है। सपोज एक Q1 है, एक Q2 ले लेते हैं और एक Q3, 3 चार्जेस हो गए। इनके बीच में जो डिस्टेंसेज है वो इन्हीं के अकॉर्डिंग ले लो, R13 1 और 3 के बीच में, R23 2 और 3 के बीच में, R12 1 और 2 के बीच में, 3 चार्ज हो गए, ठीक है। तो 3 चार्ज सिस्टम हमने कंसिडर कर लिया है। अब इस 3 चार्ज सिस्टम के लिए हम क्या करेंगे, हमें देखो यहां पर ये 3 चार्ज सिस्टम है, मतलब तीनों चार्जेस को हमें इन्फिनिटी से लेके आना है। तीनों चार्जेस को कहां से लाना है? इन्फिनिटी से। अब बात को समझो, तीनों चार्जेस को इन्फिनिटी से लाएंगे। पहले हम लाएंगे फर्स्ट Q1 चार्ज। किसे लाएंगे? Q1 चार्ज को जब तुम लेके आओगे तो तुम कोई वर्क करोगे ही नहीं। अब बात ये है कि क्यों नहीं वर्क करेंगे। कल हमने पढ़ा था वर्क कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो उस पर फोर्स लगाएगा, उसके अगेंस्ट हम वर्क करेंगे, यही था। तभी फोर्स डेवलप हो रहा था वहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा था वो। अब Q1 चार्ज को लेके आए, फर्स्ट वाले चार्ज को, तब तक हम कोई वर्क नहीं करेंगे। समझ लो, पहला चार्ज जब हम लेके आएंगे एक्सटर्नल फील्ड की एब्सेंस में, वहां पर कोई फील्ड नहीं होना चाहिए, तो जब वहां कोई फील्ड नहीं होगा तब हम जो चार्ज लेके आएंगे उसे लाने में हमें कोई वर्क नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वहां फोर्स ही नहीं लगेगा। भाई जब हम फोर्स लगाएंगे, कोई हमारी तरफ आए और हम धक्का मारे उसमें, तभी तो सामने वाला हमें धक्का मार के आगे बढ़ेगा। हम उससे कुछ कहें नहीं तो वो जहां चाहे चला जा। क्या वर्क किया उसने? कुछ नहीं। ऐसे ही समझ लो कि Q1 चार्ज जब आया तो वहां कोई था ही नहीं उसे रोकने वाला। जब कोई रोकने वाला नहीं था तो अपनी मर्जी से कहीं घूम, कोई वर्क नहीं हो रहा है। तो Q1 चार्ज को लाने में हम कोई वर्क नहीं करेंगे, पहली कंसेप्ट, ठीक है। अब Q2 को लेके आओ, Q2 को लाओ। Q2 को लेके आए, अब ये नहीं है, Q1 चार्ज था वहां पे, अब हम किसे लेके आए? Q2 को। जब हम Q2 को लेके आएंगे तब Q1 अपोज करेगा उसका, या कहो Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से उसे वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन होगा Q1 और Q2 के बीच में, ठीक है। एक वर्क डन इन bringing charge Q2 from infinity to distance R12 from charge Q1। हमने क्या किया, वर्क डन निकालना है हमें 1 और 2 के बीच में। इस Q2 को इन्फिनिटी से लेके आए Q1 से कितनी डिस्टेंस पर? R12 पर। तो कल वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, Q1 Q2 ओवर R12, 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस। यही फॉर्मूला था कल, Q1 Q2 ओवर R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब किसे लेके आओगे भाई? अब किसे लाओगे? अब लाएंगे हम 3 को। जब हम 3 को लेके आएंगे तो अपोज करने वाला कौन है? 1 भी है और
टू भी है, इसके अगेंस्ट भी वर्क होगा और इसके अगेंस्ट भी वर्क होगा। तो इस बात को हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी से ले आओ, तो W क्या होगा, 3 लिख देते हैं, चलो W13 और W23 समझ लो। 2 के अगेंस्ट लेके आए 1 को, तो 1 2 हो गया। अब 3 को लेके आएंगे तो हमें 2 चार्ज मिलेंगे वहां पर पहले से ही, एक 1 भी वहां है और 2 भी वहां है। 1 के अगेंस्ट भी वर्क होगा और 2 के अगेंस्ट भी वर्क होगा, तो 1 2 और 1 3 और 2 3 दोनों आएंगे। 1 और 3 के बीच में, 3 को लेके आओ तो इन दोनों के बीच में वर्क होगा, 3 को लेके आओ तो इन दोनों के बीच में भी वर्क होगा। मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पर फोर्स लगाएगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पर फोर्स लगाएगा, तो दो वर्क होंगे, दोनों हमारे पास आ गए। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड, या इसे लिख दो, फॉर्मूला लिख दो, KQ1 Q3 अपॉन R13 प्लस KQ2 Q3 अपॉन R23, इक्वेशन नंबर सेकंड। सो टोटल वर्क डन फॉर द सिस्टम। अब पूरा सिस्टम तैयार हो गया 3 चार्ज का, उसमें टोटल वर्क डन कितना होगा, W इज इक्वल टू W पहले कौन सा था 1 2 और प्लस W3, W इज इक्वल टू 1 2 का वैल्यू है KQ1 Q2 अपॉन R12 प्लस W3 की वैल्यू KQ1 Q3 अपॉन R13 प्लस KQ2 Q3 अपॉन R23। हो गया, तो ये टोटल वर्क डन तैयार, टोटल वर्क डन आ गया, यही आंसर है। K की वैल्यू पता है 1/4πε0 हमें पता है, तो यही आंसर है। लेकिन हम इसे ऐसा करते हैं, n चार्ज के लिए बनाने के लिए इसे सिग्मा में चेंज कर रहे हैं। किसके टर्म्स में चेंज कर रहे हैं, सिग्मा। समेशन लगा देते हैं, एडिशन दिखाते हैं। और सिग्मा लगाने का प्रोसीजर एक बार बता चुका हूं, फिर समझ लो। सिग्मा लगाने का प्रोसीजर क्या है, जो न बदल रहा हो हर एक टर्म में वो लिखो पहले, और जो बदल रहा है उसे देखेंगे क्या चीज थी जो बदल रही है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। फिर हम पहले न बदलने वाला लिखो, पहले न बदलने वाला लिख रहे हैं। सबसे पहले के सम में है, के सम में है, ऊपर 2 Q हैं, कौन से हैं वो बदल रहे हैं, 1 2 1 3 2 3 बदल रहे हैं। नीचे R है, नीचे भी बदल रहा है। अब जरा देखते हैं, अब 2 डिजिट ऐसे हैं जो बदल रहे हैं, इसमें 1 2 आया, इसमें 1 3, इसमें 2 3, वही जो ऊपर है वही नीचे है, ये अच्छी बात है। तो हम ऐसा करते हैं, 2 डिजिट कंसिडर कर लो, एक ले लेते हैं I और एक ले लेते हैं J, यहाँ पर भी I और यहाँ पर भी J। और I हो चाहे J 1 से लेके मैक्सिमम 3 है, देख लो फिगर में, फॉर्मूला में 1 है और मैक्सिमम 3 है। मतलब I और J कुछ भी हो, मैं नहीं मालूम कि इसकी वैल्यू क्या रखनी है, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल 1 से 3 तक है मैक्सिमम, और साथ ही साथ I इज नॉट इक्वल टू J, ये और कंडीशन है। कहीं 1 1 2 2 3 3 जैसा नहीं है इसमें, तो I और J आपस में इक्वल नहीं है। ये फॉर्मूला निकल के आया है इससे, पहले समझ लेना, अभी कुछ करेक्शन है उसमें। क्या करना है हमें, जो चीज़ नहीं बदल रही है पहले उसे लिखो, K Q Q नीचे R। अब देखा हमने उसमें से 2 ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं जो वेरी कर रही थी, तो हमने दोनों को कंसिडर कर लिया, एक को I एक को J। अब मिनिमम वैल्यू उसकी कितनी थी, I हो चाहे J, उसकी 1 है, इससे कम है नहीं। मैक्सिमम कितनी है 3, तो हमने लिख दिया I J 1 से लेके कहाँ तक हो सकती है वैल्यू, 3 तक हो सकती है। और साथ ही साथ क्या निकल के आया कि I और J आपस में इक्वल नहीं है, तो वो भी लिख दिया I इज नॉट इक्वल टू J। लेकिन ये फॉर्मूला गलत है, इसमें कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ 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 कहाँ है, पकड़ो उसको। देखो, जब हम वैल्यू पुट करने निकलेंगे I1 J1, ये 2 ये 2 ये 3 ये 3, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं I और J की। ठीक है, तो I की वैल्यू 1, तो J की वैल्यू भी 1 नहीं हो सकती, लेकिन 2 हो सकती है। इसकी 1 होगी तो इसकी 3 हो सकती है, इसकी 2 होगी तो इसकी 1, इसकी 2 होगी इसकी 3, इसकी 3 होगी इसकी 1, इसकी 3 होगी इसकी 2। मतलब दोबारा से समझो,
आई की वैल्यू को हम 1 2 3 में से कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने पहले 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया आई की वैल्यू को। अब जे की वैल्यू पुट करने हैं आई के साथ में, और आई जो है वो जे के इक्वल होगा नहीं, आई जे के इक्वल होगा नहीं, जे की वैल्यू भी यही हो सकती है, तो अब जे 1 नहीं हो सकता तो 2 3 होगा, जब ये 2 होगा तो ये 2 नहीं होगा, ये 1 3 होगा, जब ये 3 होगा तो ये 1 और 2 होगा। तो टर्म्स कितने आए 1 2 3 4 5 6, कितने टर्म्स हैं 6, यहाँ कितने थे 3। मतलब अगर हम वैल्यू को पुट करना शुरू करें, ये आएगा 1 2, पहला 1 2, फिर आएगा 1 3, फिर अगला रखेंगे तो 2 1, फिर अगला रखेंगे 2 3, फिर अगली वैल्यू पुट करेंगे 3 1, फिर अगली वैल्यू पुट करेंगे 3 2, कितने टर्म्स आएंगे 6 अगर हम इसे सॉल्व करें तो। लेकिन हैं कितने 3, जस्ट डबल आ रहे हैं। अब एक और चीज़ नोट करो, 1 2 और 2 1 तो एक ही बात है, 1 2 1 और 2 के बीच में वर्क हो रहा है, तो चाहे 1 को लेके आओ चाहे 2 को, वर्क वही होना है, तो 1 और 2 के बीच में वर्क वही रहेगा। ऐसे ही बाकी सब देखो 1 3 और 3 1, 3 1 और 1 3 एक ही बात है। ऐसे ही 2 3 और 3 2 एक ही बात है, मतलब डबल डबल हो गए इसमें, 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2, ये एक ही हैं। जब ये एक ही हैं कितने टर्म्स आ रहे हैं 6, कितने टर्म्स आ रहे हैं 6, और आधे आधे कर दो, मतलब हाफ कर दो। अब सही है, समझ गए? तो याद रख लो कि इसमें हम जब एन सिग्मा लगाएंगे, सिग्मा लगाते समय हमें याद रखना है कि इसे सॉल्व करने पर 6 टर्म्स आएंगे। जब आई और जे की वैल्यू पुट करेंगे तो 6 आएंगे, और जबकि वैल्यूज़ कितनी है, वैल्यूज़ हैं 3 हमारे पास में, 1 2 3, तो क्या करें डबल डबल आ रही हैं वो, तो आधा आधा कर दो, 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। हाँ, तो ये W की वैल्यू तैयार हो गई। अगर 3 चार्ज की जगह n चार्ज हो जाए तो यही डेरिवेशन कर देना, इसके नीचे लिख देना फॉर n चार्ज सिस्टम, और 3 की जगह पर n, बस खत्म। n चार्ज सिस्टम अगर बात करे तो 3 की जगह पर n बोल देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात ये? तो समझ में आ गया। अगर 4th चार्ज लेके आते, सपोज Q4 लेके आओ, ये बोलते 4 चार्ज सिस्टम है, ये कौन सा है 4 चार्ज सिस्टम है, तो क्या करोगे 4 चार्ज सिस्टम में क्या होगा, ये वाला टर्म वही रहेगा। चलो 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 चलो, नहीं चलोगे, इसे देखते हैं, ये चला, ये भी इतना ही चला, तो R12 एक तो ये रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ठीक है। हम इसे लेके आएंगे तो Q4 को जब लेके आओगे तो Q4 को लाने पर क्या होगा, Q4 1 के अगेंस्ट भी वर्क करेगा, 2 के अगेंस्ट भी वर्क करेगा, 3 के अगेंस्ट भी वर्क करेगा। 4 को लेके आएंगे 1 के अगेंस्ट भी वर्क होगा, 2 के अगेंस्ट भी वर्क होगा, और 3 के अगेंस्ट भी वर्क होगा, तो 3 वर्क और ऐड हो जाएंगे, 3 वर्क और ऐड हो जाएंगे। कहाँ पर, यहाँ पर। अभी कितने हैं, ये 3 और आ जाएंगे। कौन कौन से आएंगे, यहाँ लिख देता हूँ, W14 W24 W34, ये और ऐड हो जाएंगे इसमें, प्लस प्लस इसमें। 5th वाला आएगा तो 4 के अगेंस्ट वर्क होगा, 4 टर्म्स और ऐड हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो फर्स्ट चार्ज को लेके आएंगे तो वहां कोई वर्क नहीं होगा, सेकेंड चार्ज को लेके आएंगे तो फर्स्ट के अगेंस्ट वर्क होगा, थर्ड चार्ज को लेके आएंगे तो फर्स्ट और सेकंड दोनों के अगेंस्ट वर्क होगा, फोर्थ चार्ज को लेके आएंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के अगेंस्ट वर्क होगा, और टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। क्लियर? तो बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये है हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो कितना भी 3 चार्ज 4 चार्ज n चार्ज सिस्टम कुछ भी पूछे निकाल देंगे। 1/2 वाली बात समझ में आ गई होगी। 1/2 क्यों आया, क्योंकि उसमें टर्म्स डबल आ रहे थे तो वो हमें हाफ करने पड़े, तो 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। अब इसके आगे चलते हैं। पोटेंशियल पढ़ा था हमने कल, और कल ही बता दिया था टॉपिक में हमने, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के आगे हम इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस उसका मतलब ही है कि ऐसी सरफेस जिसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम हो। समझ गए क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस? क्या होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस? इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगी? जैसे कोई ये सरफेस है, ये हमारे पास में, ठीक है। अब इसमें ए पॉइंट है, इसमें ये बी पॉइंट है, तो हम बोल दें कि अगर वी ए वी बी के इक्वल है, ये सी है तो ये सी इक्वल है, ये डी है तो ये डी इक्वल है। मतलब सरफेस के सभी पॉइंट्स पर, कितने भी पॉइंट्स हो, इनफाइनाइट पॉइंट्स ले लो तुम, कहीं पॉइंट रखो बस, उस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल सेम है तो वो सरफेस कैसी होगी? इक्विपोटेंशियल। समझ में आ गया डेफिनेशन? तो क्या है, कोई भी सरफेस, ठीक है। और एक चीज क्लियर है, जिसमें पोटेंशियल होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा। पोटेंशियल विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई भी सरफेस जिसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। क्लियर? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। डेफिनेशन क्लियर? अच्छा, सेम होने से क्या क्या होगा वो देखते हैं, समझो। एक 2 पॉइंट्स ले लो, चलो ए और बी है हमारे पास, 2 पॉइंट्स है, ठीक है। अब हम लेते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पीटी। पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेशन क्या थी कल? वी बी माइनस वी ए डब्ल्यू ए टू बी क्यू नॉट, यही था। वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए टू बी अपॉन क्यू नॉट। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ये दोनों कैसे हैं? इक्वल। तो कितना हो जाएगा? 0 हो गया, 0। तो इधर क्या बचेगा? डब्ल्यू ए टू बी अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? 0 में। चलो मत भेजो, अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें तो। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन होता है एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और नीचे कौन है? क्यू नॉट है। इक्वल किसके है? 0 के। सही है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? एफ डॉट डी आर। ये तो पहले से ही पता था हमें। अच्छा भाई, सब पता है आपको तो अब क्या करें? इसमें एक फॉर्मूला बन रहा है, अगर हम ढंग से देखें तो। मिला किसी को मिल गया? एफ ओवर क्यू नॉट किसके इक्वल होता है? एफ ओवर क्यू नॉट को हम जानते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सो ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। ये हो गया ई डॉट डी आर कितना हो गया? 0। ई डॉट डी आर 0, तो ये हो जाएगा ई डी आर कॉस थीटा 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता क्योंकि वहां पोटेंशियल है। मैंने भी बोला जब पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। कांस्टेंट है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पर। अच्छा हाँ, लेकिन एक और चीज है, ऐसा मत सोच लेना कि कन्फर्म ही हो गया। एक ऐसी जगह भी है जहां पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, अभी बताएंगे, नहीं तो कहीं कंफ्यूज हो जाए। लेकिन हाँ, जब चार्ज की बात हम करके चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है नहीं। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, ठीक है। अभी बता रहे हैं क्यों। दूसरा, हम वर्क डन की बात कर रहे हैं, तो हम चार्ज को लेके जा रहे हैं कहाँ? ए से बी तक, तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 नहीं है। सो कॉस थीटा विल बी 0। कॉस थीटा 0 होगा, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90। तो थीटा कितना आएगा? 90। 90 एंगल किस किस के बीच में है? E इज परपेंडिकुलर टू DR आ गया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर रहे थे, इसीलिए मैंने बोल दिया कि E इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये बात याद रखना। चलो EDR 0 आ रहा है। EDR 0 आने का मतलब ये हुआ कि डॉट प्रोडक्ट 0 आने का मतलब होता है कि दोनों के दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये बात 11th क्लास में खूब पढ़ी थी हमने वेक्टर्स वाले में, कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट 0 होगा। अगर डॉट 0 है
तो वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। चार्ज का डिस्प्लेसमेंट सरफेस पे ही होगा भाई, सरफेस पे ही तो तुम ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, तो चार्ज का डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा? सरफेस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। अब पुराना याद करो, फील्ड लाइंस में हमने ये पढ़ा था कि फील्ड लाइंस जो होती हैं वो चार्ज कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर चलती हैं, पढ़ा था, वही बात आ गई। पोटेंशियल जो आएगा वो कहाँ होगा? उस सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, सरफेस के कहाँ होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो एक पॉइंट ये निकल के आया कि ये परपेंडिकुलर होगा। फोर्स भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि अगर हम इस क्यू को जीरो में पहुंचा देते तो एफ डॉट डी आर जीरो आता, तो फोर्स जो होगा वो भी कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। आगे बात समझ में? इसीलिए फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर चलती हैं। कंडक्टर स्फीयर था, कंडक्टर स्फीयर फील्ड लाइंस कहाँ चलती हैं? सरफेस के परपेंडिकुलर। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये बात हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस की हुई कि एक तो दो बातें हो गई। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह अगर हम डिस्प्लेस करते हैं तो कोई वर्क नहीं होगा, वर्क डन जीरो। और दूसरा, सरफेस चार्ज कंडक्टर के लिए सरफेस के परपेंडिकुलर होगा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होंगी? इस तरह से होंगी, ये प्लेन्स होंगे, इस तरह से प्लेन्स होंगे। ठीक है, और अब ये ऐसे बना देते हैं, थोड़ा सा बात समझना, इसके बीच में डिस्टेंस ये और इसके बीच में डिस्टेंस ये है, ऐसे एरो से समझना। यहाँ डिस्टेंस कम है, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, डिस्टेंस कम और ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है? अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। समझ गए? क्या समझे? जहां पर सरफेसेस पास पास होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। अच्छा, इस बात को ऐसे समझो, ये पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएं तो कंसेंट्रिक स्फीयर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? कंसेंट्रिक स्फीयर। जैसे एक स्फीयर सपोज पॉजिटिव था तो यही बना दिया, दूसरा ये बना दिया, तीसरा ये बना दिया और ये बना दिया। यही होगा, ये पास होंगे, उसके रेस्पेक्ट ये थोड़ा दूर हो जाएगा, ये और दूर हो जाएगा। रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, डेंसिटी ज्यादा है, फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है तो फील्ड ज्यादा होगा। डेंसिटी कम हो गई, फील्ड कम हो गया, और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगा। और उसी हिसाब से पोटेंशियल सरफेसेस चलेंगी, क्योंकि पोटेंशियल सरफेसेस पास पास होंगी कब? जब फील्ड ज़्यादा होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर हो जाएंगी कब? जब फील्ड कम होगा। समझ में आ गई बात? तो ये बात याद रखना, कभी एग्जाम में अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने को आती हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? वो सरफेसेस तो हम बनाएंगे ही, उसके साथ साथ क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि फील्ड ज़्यादा कहाँ है। जहाँ फील्ड ज़्यादा वहाँ पर सरफेसेस पास पास बनाएंगे, जहाँ फील्ड कम होगा वहाँ पर सरफेसेस को दूर दूर बना देंगे। क्लियर हो गई बात ये? तो ये बात हमारी खत्म हुई। किससे रिलेटेड थी ये? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से। और इक्विपोटेंशियल एनर्जी भी हमने पूरा कर लिया। इसके बाद हम एक डेरिवेशन कर रहे हैं, एग्जाम के पर्पज से नहीं, लेकिन उससे हम दूसरे डेरिवेशंस करेंगे। ठीक है, उसमें कुछ कंसेप्ट्स हैं जो कि हम एक तरह से समझ लेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे कर लो तो वो जल्दी होने लगेगा। प्रोसीजर तो ये है कि पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम वर्क डन निकालें। अब वर्क डन कब तक निकालेंगे? कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है फिर, तो उसके लिए हम एक डेरिवेशन कर रहे हैं। ठीक है, उससे एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे और उस फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे नए डेरिवेशंस में, और फिर बहुत सिंपल होते चले जाएंगे डेरिवेशन, बहुत सिंपल। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लियर हो गई? क्या क्या पॉइंट्स क्लियर हुए? इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है जिसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम होगा। दूसरा, और बोलो, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे तो वर्क डन नहीं होगा। तीसरा, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगी उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होने पर पास पास होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने पर दूर दूर हो जाएंगी। ठीक है,
तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में डेरिवेशन करते हैं या कहो उनमें रिलेशन निकालते हैं। देखो एक रिलेशन निकाल रहे हैं हम, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो रिलेशन निकालने के लिए देखो क्या कर रहे हैं। अब इसमें हम एक सिमेट्रिकल नहीं ले रहे हैं, ऐसा ले रहे हैं जैसे कि ये फील्ड है, किसी एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने क्या करना है, चार्ज को यहाँ से ए से लेके जाना है बी तक, ऐसे। तो वही टेस्ट चार्ज को लेके जाते हो तुम, तो टेस्ट चार्ज यहाँ रखा है सपोज प्लस क्यू नॉट। अब इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स कहाँ लगेगा, तो पता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर लगेगा फोर्स। हमें क्या करना है, हमें इतना ही फोर्स लगाना है अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस एफ अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, और लेकिन ले जाना इसे इधर है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। कितने एंगल पर लेके जा रहे हो, थीटा। कितने पर ले जा रहे हैं, थीटा। आया बात समझ में, क्या कर रहे हैं हम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए से बी तक हमें टेस्ट चार्ज लेके जाना है। डिफरेंस का डेफिनेशन यही है कि भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाओ, तो यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे हम। क्या किया हमने, एक पॉइंट लिया सपोज पी, उस पी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज आके रख गया, तो हमने देखा कि उस पर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर क्या करें, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो माइनस एफ। अपोजिट लगा दिया, अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया। अपोजिट डायरेक्शन में लगाने के बाद भी हम इसे इधर नहीं खींच रहे हैं, हमें इसे इधर लेके जाना है, किसी एंगल थीटा पर, कोई एंगल थीटा पर लेके जाना है। ठीक है, तो हम इसे थीटा पर लेके चल दिए, तो वर्क डन निकाल दो। वर्क डन निकाल दें, चार्ज का डिवाइड कर देंगे, पोटेंशियल तैयार। सही है, तो वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, हाँ बोलो फॉर्मूला क्या है, एफ डॉट डी आर। लेकिन एफ कैसा है हमारा, माइनस एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर आ गया हमारे पास में। डी डब्ल्यू वर्क डन है, ये एलिमेंट्री लिया है हमने क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डी आर दिखा रहे हैं, लेकिन हमें पूरा ए टू बी चाहिए, तो क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दो। और ये पूरा चाहिए तो इसका क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दो। तो डब्ल्यू वर्क डन इंटीग्रेशन हो गया, कहाँ, ए टू बी, ए टू बी वर्क डन ए टू बी इज इक्वल टू, क्या करेंगे अब हम, बोलो क्या करेंगे, इधर भी इंटीग्रेशन कर देंगे और क्या करेंगे सर, ए टू बी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। क्यू नॉट का डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट का डिवाइड कर रहे हैं, डब्ल्यू ए टू बी पूरा ही हटा देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है, हट गया भाई। चलो तो क्या करें, डब्ल्यू ए टू बी अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट का डिवाइड इधर भी करो, माइनस ए टू बी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर ओवर क्यू नॉट। हो गया क्यू नॉट का डिवाइड, क्यू नॉट। तो फिर ये क्या है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, वी बी माइनस वी ए की डेफिनेशन हो गई है। अभी अभी भी लिखा था और पहले भी पढ़ा है, ए टू बी लेके जा रहा है तो वी बी माइनस वी ए। एफ अपॉन क्यू नॉट भी अभी पढ़ा था हमने, हाँ सब अभी अभी का ही पढ़ा हुआ आ रहा है। तो ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है, ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला एक तरह से आ गया। अगर हम पोटेंशियल का फॉर्मूला चाहिए तो हम क्या करें, इफ ए इज एट कहाँ पर, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे पहुंच गए, कौन, ए, तो चलो जाने दो, वी बी माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये कितना होता है, ज़ीरो, कल पढ़ा था हमने। तो वी बी इज इक्वल टू माइनस जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये हो गया ज़ीरो, ख़त्म, क्या बचा, वी बी माइनस इन्फिनिटी टू बी है ना, तो हाँ बी है भाई,
ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, अब बी पॉइंट वही कल बी हमने यही किया था, क्या किया था, ए और बी है तब तक तो ठीक है, बी है ए है, जब बी अकेला रह गया तो फिर उसे हटाओ वहाँ से, वो परेशान हो जाएगा बेचारा अकेला अकेला। तो v इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू कहाँ तक लेके आएंगे, बी पॉइंट कोई पोजीशन होगी तो पोजीशन क्यों शो कर दो, मतलब r इन्फिनिटी टू r ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये आ गया पोटेंशियल, समझ गए, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन आ गया रिलेशन। ठीक है, अब बात समझो, थोड़ा समझना, समझने के लिए उससे क्या डेरिवेशंस वगैरह और बहुत कुछ चीज़ें आसान हो जाएंगी अगर हम ये चीज़ थोड़ी सी समझ लेंगे, हाँ ऐसा होगा, ठीक है ऐसा कर दिया करेंगे। क्या है, ये जो माइनस का साइन आया था वो किस लिए आया था, कहाँ से चल दिया था, यहाँ से जबरदस्ती लगाया है हमने। माइनस का साइन क्या शो कर रहा था कि हमने फोर्स को उल्टा करके लगाया है, मतलब वर्क हमने किया है, अपने आप नहीं हुआ है, वर्क हमने किया है, माइनस एफ आ गया। मतलब एक तरह से सोचो तो फोर्स की डायरेक्शन उल्टी कर दी हमने, माइनस का साइन लगने का मतलब माइनस का साइन क्या शो करता है, फोर्स की डायरेक्शन उल्टी। तो अब याद क्या रखना है, अगर हम इन्फिनिटी से चार्ज को लेके आ रहे हैं, ठीक है, इन्फिनिटी से चार्ज को लेके जब हम आएंगे तब हम ये देखेंगे फोर्स किधर लग रहा है उस पर, फोर्स किधर लग रहा है उस पर, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, समझते जाना, फोर्स किधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर है उस पर, तो ये नोट कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फोर्स की डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे, तो वो माइनस का साइन खत्म, जैसे ही उल्टा करा माइनस का साइन खत्म। अब देखेंगे थीटा कितना है, वो रखेंगे यहाँ पर जब ई डी आर कॉस थीटा में थीटा पुट करेंगे। तो अब इस बात को ओरल समझना है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया, इसे समझते हैं, समझ के ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी, पहले तो इतना खत्म करो, इसे हटाएं। फिर हम रिलेशन चाहिए था हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, वो हमने निकाल दिया है। कैसे निकाला है, सिंपल, वर्क डन निकाला, क्यू नॉट का डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। वर्क डन निकाला, क्यू नॉट का डिवाइड कर दिया, आंसर आ जाएगा। एक और चीज़, फिजिक्स में एक बात याद रख लो, डेरिवेशंस इतने सारे आएंगे, अभी तो बहुत सारे आएंगे डेरिवेशंस, है ना। याद क्या रखना है, हर डेरिवेशन में एक दो पॉइंट्स बना लो कि पहले हम यहाँ तक करेंगे फिर यहाँ तक करेंगे, या पहले हम इसे करेंगे फिर इसे करेंगे। अगर ऐसे पॉइंट्स बना लिए आपने तो ये कन्फर्म मान लो डेरिवेशन भूलोगे नहीं। समझ में आ रहा है, नहीं तो क्या होगा, डेरिवेशन भूल जाएंगे, कहाँ से शुरू करें, ऐसे होने लगेगा। फिर एग्जाम में बैठेंगे, 2 लाइन लिख ली फिर भूल गए, अब पता ही नहीं कहाँ क्या हो रहा है। तो सिंपल सा प्रोसीजर है, जैसे यही डेरिवेशन है, तो इस डेरिवेशन में क्या है, अब इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा कि हम फिगर बना लें। अब फिगर ही नहीं बनाओगे तो करोगे क्या, तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा हमें कि कंसेप्ट क्या है उसका, वो पढ़ लिया। अब इतना सारा कैसे याद रहे, उसके लिए क्या है, हाँ, कि एक ऐसे डायरेक्ट लर्न किया कि हम फोर्स की डायरेक्शन को उल्टा करेंगे, वर्क निकालेंगे, क्यू नॉट का डिवाइड कर देंगे और आंसर आ जाएगा। इतना रट लिया, ढंग से रट लिया। फिर क्या है, फिर तो जब हम स्टार्ट करेंगे फिर तो होने लगेगा, क्योंकि हम यहाँ पर आएंगे, फिर हमें मालूम है क्यू नॉट का डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया। फिर हमें पता था ए कहाँ पर होता है, इन्फिनिटी पे, ए को इन्फिनिटी पे ले गए, आंसर खत्म, डेरिवेशन इतना छोटा हो गया। तो डेरिवेशन में हर एक में ये पॉइंट्स ऐसे ही लर्न कर लिया करो कि पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ लो इस कंसेप्ट को ढंग से। तो फिलहाल ये हमारे पास पोटेंशियल तैयार। अब कल हमने एक डेरिवेशन किया था, पोटेंशियल कैलकुलेट किया था हमने, वर्क डन से निकाला था, वर्क डन से। अब उस पोटेंशियल को हम इस फॉर्मूला की हेल्प से निकालेंगे। पोटेंशियल निकाला था वर्क डन से हमने कल, हाँ वही, उसको हम इसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कल वाला ही डेरिवेशन कर रहे हैं लेकिन नए तरीके से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या होता है, हैं? पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज होता है जिसके अंदर कुछ नहीं है, बस वो पॉइंट है। फिर तो वो स्फीयर बन जाएगा अगर थोड़ा सा तुमने बड़ा कर दिया उसे। चलो भाई, पॉइंट चार्ज क्या है, ये है पॉइंट चार्ज। इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, ये था O, यहाँ पर ला के रखा हमने Q नॉट। कहाँ से लेके आए थे हम, फ्रॉम इन्फिनिटी से लाए थे Q नॉट को, ऐसे किया था। फिर वर्क डन निकालने के लिए x लिया था, dx लिया था, जाने क्या क्या किया था। अब इसे देखते हैं, इससे करेंगे हम। तो इसे
कैसे करेंगे? अब हमें चाहिए ई और डी आर के बीच में एंगल, और चाहिए क्या? ई चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अच्छा, क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है? पॉजिटिव टू पॉइंट, पॉजिटिव टू पॉइंट, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेके आ रहे हो तुम ऐसे, ये है डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स भी इधर ही लगेगा। लेके हम ऐसे आ रहे हैं, डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। अगर हम उसे सोचें, वी नो दैट, ऐसे लिख देते हैं, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट v इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डी आर कॉस थीटा। वही फॉर्मूला है ई डॉट डी आर, ई डी आर कॉस थीटा। तो थीटा चाहिए, ई मिल गया। अब इन दोनों के बीच में एंगल चाहिए। एंगल कैसे आएगा वही समझा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये इधर आ रहा है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि थीटा 180 है। ऐसा लगता है कि थीटा कितना है? 180, लेकिन थीटा 180 नहीं है, थीटा 0 है। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, फोर्स भी इधर ही लगेगा, लेकिन हम जो फोर्स लगाएंगे वो इधर लगाएंगे ऐसे। तो फोर्स जब हम इधर लगाएंगे तो फोर्स और इसकी डायरेक्शन कैसी हो गई? सेम। सेम डायरेक्शन होने से थीटा की वैल्यू 0 आएगी। समझ गए? अब ये बात याद कर लो, कहाँ कहाँ सोचा करेंगे बार बार, ऐसे याद कर लेते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर की डायरेक्शन हमें उल्टी दिखाई देगी तो भी थीटा 0 लेंगे, क्योंकि माइनस का साइन डायरेक्शन पहले उल्टी कर चुका है। माइनस का साइन डायरेक्शन, ये माइनस का साइन फोर्स की डायरेक्शन उल्टी करके ही लिया था हमने, तो पहले ही काम हो चुका है वो। तो थीटा कितना लेंगे? 0। ठीक है, ले लो माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डी आर कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1, बचा कौन? ई डी आर। ई की वैल्यू पुट करो और आंसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। देखो आ गया कि नहीं आया? v इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर के क्यू आर स्क्वायर डी आर। ई की वैल्यू के क्यू आर स्क्वायर, हाँ हाँ सही है, डी आर कॉस 0 1, के क्यू आ गया बाहर, के क्यू निकला है बाहर, इन्फिनिटी टू आर, आर इज टू पावर माइनस 2 डी आर माइनस के क्यू, इंटीग्रेशन में 1 पावर ऐड हो जाएगी, -1 बचेगा, नीचे भी माइनस, इन्फिनिटी टू आर, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस के क्यू, अपर लिमिट 1 अपॉन आर, लोअर लिमिट इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है? 0। क्या बचा? के क्यू अपॉन आर इज द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आंसर यही कल आया था। कल बड़ा सा डेरिवेशन था, फोर्स निकाला था, डिस्प्लेसमेंट किया था, जाने क्या क्या किया था, है ना? ये छोटा सा हो गया, लेकिन ये आएगा इस फॉर्मूला से, आएगा समझ में। अब होमवर्क सुनो, बहुत सारा होमवर्क दे रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टर स्फीयर, इंसुलेटर स्फीयर, हॉलो स्फीयर, 3 पढ़े। तीनों में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो तीनों के पोटेंशियल भी होंगे, यहाँ रख रखे, यहाँ रख रखे होंगे पोटेंशियल। समझ में आ गया? मतलब आउटसाइड तो यही आंसर आएगा, आउटसाइड तो यही आएगा। ये स्फीयर है, तो हमें पता था कि पॉइंट चार्ज के लिए और आउटसाइड, तीनों में आउटसाइड की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही आती है। तो जब आउटसाइड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा तो ये भी वी आउट होगा, के क्यू ओवर आर। वी आउट आ गया एक तरह से, है ना। सरफेस पे आते हैं तो हमें पता है स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाता है। सरफेस में आएंगे तो स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अब जरा यहाँ आ जाओ। ये स्फीयर है, ये चार्ज दिया हमने इसे, इसका सेंटर, इसकी रेडियस, और ये बाहर है स्मॉल आर पर पी पॉइंट। हम लेके आए इन्फिनिटी से, यहाँ ला के रखा तो यहाँ आएगा वी आउट। फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आएगा वी सरफेस। यहाँ पर हमें रोकने वाला कौन है? ई आउट। यहाँ पर कौन होगा? ई सरफेस। सही है,
रोकेगा तभी वर्क करेंगे, स्टार्टिंग में बोला था मैंने, जो रोकेगा तभी तो वर्क करोगे, जब कोई तुम्हें रोकेगा नहीं तो वर्क कहाँ करोगे। तो देखो आउटसाइड यही आएगा, सरफेस पे स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर आ जाएगा। अब चलते हैं अंदर, कंडक्टर और हॉलो में ई इन की वैल्यू कितनी थी, 0। कंडक्टर स्फीयर और हॉलो स्फीयर में ई इन कितना था, 0। तो चार्ज को लेके आए, सरफेस तक लाए, वर्क हो गया, वर्क कितना आया, वी सरफेस के क्यू अपॉन कैपिटल आर, इतना वर्क हुआ सरफेस तक आके, आ गया। अब सरफेस के अंदर चले तो कोई वर्क नहीं हुआ, सरफेस के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो वर्क भी नहीं होगा वहां पर, ठीक है। लेकिन अब सोचो, सरफेस तक जो तुमने वर्क किया वो तो खत्म नहीं हो गया ना, वो तो है, सरफेस तक जो वर्क हुआ वो तो है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो खत्म हो गया। तो क्या करें फिर हम, तो सरफेस तक जितना वर्क हुआ वही अंदर रहेगा, मतलब पोटेंशियल जो सरफेस पर है वही कंडक्टर के अंदर होगा। क्यों, इन्फिनिटी से सरफेस तक लाने में जो वर्क किया उतना ही रहेगा, उसके अंदर कोई वर्क नहीं करोगे। तो सरफेस तक जितना वर्क कर दिया वही वर्क हमारा अंदर भी है। समझ में आ गई बात। तो इन वी इन की वैल्यू भी यही होगी, वी इन की वैल्यू भी यही होगी, वी इन कंडक्टर में और हॉलो स्फीयर में के क्यू ओवर कैपिटल आर ही होगा, क्योंकि अंदर कहीं भी घूमो उसमें वर्क नहीं होगा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। और ये बात कंफर्म है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो रोकेगा कौन, कहीं घूमो, ठीक है। ऐसा समझ लो, मार्केट से सामान लेने गए तो सामान लाके घर तक लेके आओगे तुम, ठीक है, तब तक तुम्हें रोकने वाले इस समय बहुत मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, हाँ, तब तक तुम्हें वर्क करोगे तुम, तब तक वर्क करोगे, क्योंकि लाठी पड़ सकती है कहीं भी तुम पे, तो वर्क हो रहा है साहब, घर तक आ गए। अब घर में तो लाठी नहीं पड़ेगी ना, जब घर में लाठी नहीं पड़ेगी तो वर्क डन 0। अब तुम घर में कहीं भी उस सामान को रखो, कोई वर्क नहीं हो रहा है। तो जितना तुमने गेट में एंटर करने तक किया वर्क, बस वही वर्क है, वही कंडक्टर के लिए है। तो सरफेस तक वर्क किया, जो पोटेंशियल आ गया वही उसके अंदर रहेगा। इंसुलेटर में वर्क होगा, इंसुलेटर में वर्क होगा, क्यों होगा, क्योंकि इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। तो पहले यहां तक के डेरिवेशन अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना, इंसुलेटर वाला पोर्शन फिर हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।